हो गया शुरू? ठीक। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? दुआ करते हैं अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज हम फिर से आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो जो मुख्य तो सीजीएल के लिए है, बाकी आप सभी एग्जाम के लिए इस एग्जाम से, इस प्रैक्टिस सेट से तैयारी कर सकते हैं। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, यूपी पुलिस एसआई हो, चाहे तुम्हारा दिल्ली पुलिस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, चाहे तुम्हारा क्या कहते हैं रेलवे का ग्रुप डी का एग्जाम हो या एनटीपीसी का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए यूजफुल होने वाला है। तो आइए इस इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं आपके फ्रेंड दीपांशु के साथ। ठीक है, आइए भाई शुरू करते हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है हमारा सेम कल की तरह, सिंप्लीफिकेशन से हम इस एग्जाम को शुरू करेंगे, इस क्वेश्चन को शुरू करेंगे। ठीक है, कल भी मैंने आपको बताया था हम इसमें एक बोर्ड मास का नियम फॉलो करेंगे। कल भी मैंने आपको सब कुछ बता दिया था, फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, जो बड़े ब्रैकेट होते हैं, फिर मंजिला ब्रैकेट होता है, फिर छोटा ब्रैकेट होता है, फिर बार होता है। ओ का मतलब यहाँ पर ऑफ होता है या फिर का होता है, हिंदी में का या इंग्लिश में ऑफ। डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस। ठीक है, तो हमें कोई भी जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होते हैं वो इसी रूल्स को फॉलो करते हुए करने होते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन दिख रहा है 12 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 6 डिवाइड बाय 2। तो सबसे पहले हमें इस रूल्स को फॉलो करना है। तो हमें बी का मतलब ब्रैकेट, सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। इसमें कहीं हमें ब्रैकेट नजर नहीं आ रहा तो हम ब्रैकेट को छोड़ देंगे। सेकंड पे आता है हमारा ऑफ या का, इंग्लिश में ऑफ लिखा होता है, हिंदी में का। इसमें हमें ऑफ और का भी शब्द कहीं नहीं दिख रहा तो इसे भी हम छोड़ेंगे। फिर आता है हमारा डिवाइड। डिवाइड कहाँ नजर आता है हमको? इन दोनों के बीच में हमें डिवाइड नजर आ रहा है। तो 2 से इसको काटेंगे तो हमारा 3 बचेगा, वो भी किस चीज का? माइनस का बचेगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 12। ठीक है, अब नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच होगी, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 माइनस 3 प्लस 12। भैया इनको बस ऐड करना है और माइनस करना है, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई? 36। 36 में से 3 घटाएंगे तो हमारा आएगा 33। तो योर आंसर इज 33। तो आपका आंसर है 33। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? सिंप्लीफिकेशन के एग्जाम में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य ही देखने के लिए मिलते हैं। तो मेरे भाई सिंप्लीफिकेशन के हमेशा प्रैक्टिस करो और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सोल्व करो। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इससे भी टफेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो सब मैं आपको कराऊंगा, लेकिन धीरे धीरे एक स्टेप के साथ आपको कराते जाएंगे। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ रवाना होते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये आपका नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है 7 की पावर 95। इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है? इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए मेरा भाई, सबसे पहले आपको 7 का यूनिट डिजिट पता होना चाहिए। हमें सिर्फ एक बात याद रखना कि अगर 7 की पावर 1 होता है तो उसका यूनिट डिजिट 7 होता है। अगर हम 7 का स्क्वायर निकालते हैं तो 7 सत्ते 49, 49 होता है। 49 का यूनिट डिजिट 9 होता है। मेरे भाई 7 की पावर 3 अगर हम लेते हैं तो 49 हो जाता है उसका स्क्वायर, और डिवाइड बाय 7 यानी कि 7 निम 63, 7 निम 63 यानी कि 63 आता है, और यूनिट डिजिट हमारा 3 हो जाता है। मेरे भाई फिर से हम 7 की पावर 4 करते हैं तो 63 आया था। अब 63 में हम फिर से 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 या 21 यानी कि 21 आएगा, और यूनिट डिजिट हमारा 1 आ जाएगा। मेरे भाई 7 की पावर 5 होगा तो हम फिर से 1 की गुणा 7 में करेंगे तो फिर से यूनिट डिजिट 7 आएगा। तो मतलब अगर पावर 1 आती है तो यूनिट डिजिट 7 होता है, पावर 2 आती है तो यूनिट डिजिट 9 होता है, पावर 3 आती है तो यूनिट डिजिट 3 होता है, पावर 4 आती है तो यूनिट डिजिट 1 होता है। देन फिर से यूनिट डिजिट अगर 5 आ जाती है तो आपका यूनिट डिजिट 7 हो जाएगा, अगर पावर 5 होती है। तो यानी कि हमारे पास में सिर्फ 4 ही यूनिट डिजिट हो सकती हैं, या तो आंसर 7 होगा, या आंसर 9 होगा, या आंसर 3 होगा, या आंसर 1 होगा। तो भैया इनमें ये सभी ऑप्शन दिए हुए हैं, अब हम पता कैसे चलेंगे? भैया सिंपल सा एक फॉर्मूला है, याद रखना। जो भी हमारी पावर होगी 7 की पावर 95, उसे हम डिवाइड कर देंगे, पावर को डिवाइड करेंगे हम 4 से। ध्यान रखना, पावर को डिवाइड करेंगे हम 4 से।
पार्ट कर दिए, डिवाइड कीजिए मेरे भाई, अलग से कर रहे हैं, ठीक है। बाकी ये डिवाइड आपको सिर्फ माइंड में करना है, कभी सोचो कि हाँ भाई चलो ठीक है कर देते हैं, नहीं, माइंड में ही करना है। 4 दूनी 8, बचा 1 और 5, 4 चौक 16, ज्यादा हो जाएगा, 4 तिया 12, बचे मेरे भाई 3, तो यानी कि 7 की पावर 3 लेंगे, और 7 की पावर 3 के लिए यूनिट डिजिट आता है मेरे भाई 3, 7 की पावर 3 के लिए यूनिट डिजिट आता है मेरे भाई 3। तो आज के क्वेश्चन, तो मेरे भाई इसकी 7 की पावर 3 का यूनिट डिजिट आता है 3, ठीक है। कोई दिक्कत मेरे भाई इस क्वेश्चन में? ठीक है मेरे भाई, अगर कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो मेरे भाई प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, कमेंट्स में जरूर कह देना कि भैया आपसे ये दिक्कत हो रही है, भैया आपने क्वेश्चन गलत किया है, भैया आपने कंसेप्ट गलत लगाया है। मेरे भाई जब तक आपको यूनिट डिजिट निकालना नहीं आएगा मेरे भाई, क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आपको नंबर्स का खेल होता है मेरे भाई, अगर आपने मैथ्स कहीं से भी कितना भी कुछ भी पढ़ा है, नंबर सिस्टम सबसे पहले आता है। आपको सबसे ज्यादा अपने नंबर सिस्टम पे कमांड्स बनानी होगी। अगर नंबर सिस्टम आपका अच्छा नहीं है तो मेरे भाई एग्जाम में भूल जाना कि आप कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पीछे हो जाओगे एग्जामिनर से। कंपटीशन में आप 4 से 5 क्वेश्चन पीछे हो जाते हो मेरे भाई, 0.1 का भी इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए अच्छे से कह रहा हूं मेरे भाई कि कृपया करके आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि नंबर सिस्टम को जरूर कर लें। चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 परसेंटेज। कितने भी क्वेश्चन हो, कैसे भी क्वेश्चन हो, हर सेट में 2 क्वेश्चन भी परसेंटेज से देखने के लिए मिलते हैं। इजी होते हैं, टफ नहीं होते, इजी, बहुत इजी, इतने आसान होते हैं मेरे भाई कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता मेरी बहनों मेरे भाइयों। चलिए करते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि एक छात्र ने 750 में से 480 अंक प्राप्त किए। ये तो हमारा, ऐसे मानो कि आपका कोई सी कक्षा का रिजल्ट आया है और आपने 750 में से 480 अंक प्राप्त करे। परसेंटेज निकालना सीखना। आपको आती है परसेंटेज निकालनी? मेरे भाई सीखेंगे। हमें प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालने के लिए ऊपर हमें प्राप्त अंक लिखते हैं, प्राप्त अंक लिखेंगे, नीचे लिखेंगे पूर्ण अंक, जितने भी अंक हैं हमारे, और मल्टीप्लाई में लगाएंगे 100 और लगा देंगे मेरे भाई परसेंटेज का साइन। छोटा सा फॉर्मूला है, जितने नंबर आपके आए, यानी कि 480 नंबर आपके आए हैं, कितने में से आए हैं मेरे भाई? 750 में से आए। मल्टीप्लाई में 100 लगाओ मेरे भाई और परसेंटेज का साइन। इतना सा काम था, कुछ नहीं है परसेंटेज, सिर्फ एक मजाक है। 0 से 0 कट दे, 25 तिया 75 और 25 चौका 100। 3 से काटेंगे मेरे भाई, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 16 चौका 64% आई है भैया मेरे भाई। तो 64% ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कुछ है? कुछ नहीं, मात्र 10 से 12 सेकंड का क्वेश्चन है। समझाने में समय इसलिए जाता है क्योंकि पूरा फॉर्मूला, पूरी कैलकुलेशन लिखनी होती है। ये तो मात्र गिनती का सेकंड का, 10 से 12 सेकंड का क्वेश्चन। अच्छे से तैयारी करोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे तो रिजल्ट की गारंटी होती है। अगर आपने कमी करी है तो मेरे भाई, कमी का तो आधा नंबर भी दुख देता है आने वाले समय में। चलिए आगे शुरू करते हैं। 800 रुपए में खरीदी गई वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया। 800 रुपए की वस्तु हमने खरीदी, 15% का प्रॉफिट हमने कमाया। अब उसने पूछा है विक्रय मूल्य, यानी कि इसका क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस क्या है, इसका सेलिंग प्राइस, अच्छा लिखा हुआ है सेलिंग प्राइस क्या है। करना क्या है, 15% दिया हुआ है, मैंने आपको कल भी बताया था। प्रतिशत के लिए आप क्या करेंगे, 15 गुणा 1/100, 5 से काटेंगे, 5 दिया 15, 5 से काटेंगे 20 मेरे भाई, 3/20, यानी कि 20 रुपए की वस्तु पे 3 रुपए का लाभ। 20 रुपए की वस्तु पे 3 रुपए का लाभ हुआ है। टोटल प्रॉफिट पूछा है, उसने पूछा है सेलिंग प्राइस की, वो कितने रुपए में बेची गई, तो यानी कि ये आपका प्रॉफिट है।
ये आपका कॉस्ट प्राइस है, उसने हमसे पूछा सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, दोनों को जोड़ दूंगा तो 23 आएगा मेरे भाई। सेलिंग प्राइस कितना है 23, उसने हमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है यानी कि 20 की वैल्यू दी हुई है उसने मेरे भाई आपको 800 रुपए, आपको 23 की वैल्यू निकालनी है क्या मेरे भाई, 2 से कट गया, 2 से कट गया 40 बार, यानी कि 1 की वैल्यू 40 आई है मेरे भाई, उसने 23 की वैल्यू पूछी है तो 23 की वैल्यू आप बताएंगे 40 गुणा 23, मेरे भाई मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 9, उसने वस्तु कितने रुपए की बेची है मेरे भाई, जरा बताने का कष्ट करेंगे मेरे भाई। सी कोई परेशानी है जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इस क्वेश्चन का, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं होता कि ये सब ऐसी कहीं से आ जाते हैं, यही क्वेश्चन होते हैं, बस नंबर बदल जाते हैं और कुछ नहीं। देखिए मेरे भाई कितना आसान सा क्वेश्चन है, 5,000 रुपए पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात। पहले मैं कोशिश करूंगा कि आपको फॉर्मूले से कराएं, कि इन्हें सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, सॉरी उसने सिंपल इंटरेस्ट पूछा है तो PRT अपॉन 100 होता है मेरे भाई, P मतलब प्रिंसिपल यानी कि 5,000 रुपए का प्रिंसिपल था, 8% की दर थी, 3 वर्ष का समय था और बटे में 100 था। मेरे भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 8 तिया 24, 24 गुणा 50, मेरे भाई 5 चौक 20 हासिल लगे तो 5 दूनी 10 और 2 12, मेरे भाई 1200 रुपए का उसको सिंपल इंटरेस्ट मिल गया, 1200 रुपए का उसको सिंपल इंटरेस्ट मिल गया, तो आंसर आपका हो गया 1200। ऐसे करेंगे क्वेश्चन, ऐसे करेंगे पूरा फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं मेरे भाई पूरा फॉर्मूला नहीं लगाना। उन भैया ने कहा कि 8% का इंटरेस्ट मिला है, 3 साल तक मिला है, यानी कि हर साल उसको 8 रुपए 8 रुपए 8 रुपए मिले, अगर उसने 100 रुपए दिए होंगे तो उसको हर साल 8 रुपए 8 रुपए 8 रुपए मिले, हर साल उसको 8 रुपए मिलते हैं, तो वो टोटल 3 साल तक 24 रुपए कमाएगा, 24 रुपए का ब्याज देगा। कब देगा, जब परसेंट यानी कि 100 रुपए पे 8 रुपए, 100 रुपए पे हर वर्ष वो 8 रुपए कमाता है, तो कुल मिला के उसने 3 वर्ष में 24 रुपए कमाए, 24 रुपए का ब्याज मिला। 100 रुपए की वैल्यू है हमारी 5,000, 100 की वैल्यू है हमारी 5,000, 24 का ब्याज मिल गया मेरे भाई, 24 का ब्याज मिल गया, 100 रुपए उसके दिए हुए थे, तो 124 की वैल्यू निकाल दो मेरे भाई, कितने की वैल्यू निकाल दो 124, सॉरी माय मिस्टेक, सिर्फ उन्होंने क्या पूछा है, साधारण ब्याज पूछा है, 24 की वैल्यू निकालनी है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 की वैल्यू 50 आई, तो मेरे भाई 24 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 24 गुणा 50 आ जाएगी, जो आपका आंसर होगा 1200। अगर वो अमाउंट पूछता तो हम 124 की वैल्यू निकालते मेरे भाई, कोई दिक्कत है आप लोगों को, बिल्कुल नहीं। चलिए अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो मेरे भाई कमेंट बॉक्स में धड़ाक से मानना कि भैया ये गलती हो गई हमसे, आपने यहाँ गलती कर दी, आपने ये क्वेश्चन अच्छे से ना समझाया। देखो कल सेम ऐसा ही एक प्रैक्टिस सेट में बिल्कुल डिक्टो यही क्वेश्चन आया, करना कुछ नहीं है मेरे भाई, बस इतना ध्यान रखना है 10% का मतलब होता है मेरे भाई 1/10, ब्याज मिल रहा है ऊपर वाला होता है ब्याज, ठीक है, ये इंटरेस्ट होता है मेरे भाई, नीचे होता है आपका कॉस्ट प्राइस यानी कि सॉरी ज्यादा ब्याज हो रहा है तो इसका प्रिंसिपल होता है, दोनों को जोड़ दूंगा तो वो अमाउंट होगा, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यही मेरा बात है, तो दोनों को जोड़ दूंगा तो 11/10 हो जाएगा। अब ऊपर हमारा अमाउंट है, नीचे हमारा प्रिंसिपल है, ये अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो आ गया। अगर प्रिंसिपल और अमाउंट 1 साल का होता तो हम इसको ऐसे छोड़ते, उसने क्या बोला मेरे भाई 2 वर्ष का, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, 121/100 आ जाएगा मेरे भाई, 100 हमारा प्रिंसिपल है, 121 हमारा इंटरेस्ट है, 100 की वैल्यू उन भैया ने हमको 2000 दी है, 100 की वैल्यू कितनी दी है मेरे भाई, 100 की वैल्यू उन्होंने दी है हमें 2000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 की वैल्यू आ गई 20, उसने हमसे 121 की वैल्यू पूछी है मेरे भाई,
121 की वैल्यू पूछी है, तो 20 गुणा 121 हो जाएगा मेरे भाई 121 दूनी कितना होता है, 2 4 2 24, 24 20 इसका आंसर हो जाएगा, 24 20 इसका आंसर हो जाएगा, 24 20 इसका आंसर हो जाएगा। पर उसने हमसे सिर्फ और सिर्फ चक्रवर्ती ब्याज पूछा है, तो मेरे भाई इसमें से इसे घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, यानी कि अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाएंगे तो क्या हमारा ब्याज आएगा, बिल्कुल आएगा। योर आंसर सी इज करेक्ट आंसर। यहां से हम डायरेक्ट 21 की वैल्यू भी निकाल सकते थे मेरे भाई, यहां से हम डायरेक्ट 21 की वैल्यू, क्योंकि प्रिंसिपल हमारा 21 था, सॉरी सिंपल जो हमारा चक्रवर्ती ब्याज था कंपाउंड इंटरेस्ट वो हमारा 21 था, 21 की गुणा करेंगे तो 420 रुपए आ जाएगा मेरे भाई। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है जरा देखिए, 5 विषम संख्याओं का औसत, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 61 है मेरे भाई। 5 क्रमागत विषम संख्याएं, विषम संख्या जैसे 1 3 5 और क्या है मेरे भाई, 1 3 5 7 9 सब विषम संख्याएं हैं मेरे भाई। उसने कहा है विषम संख्याओं का औसत 61 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। देखो इस क्वेश्चन का करने का सबसे आसान तरीका, 5 संख्याएं बोली है, 5 ऐसा मानेंगे कि भैया 61 61 और 61 और 61 और 61, उन्होंने 5 लोगों को क्या दिया है, 61 रुपए दिए, 61 रुपए उन्होंने 5 लोगों को दिए हैं, उनका औसत कितना है, 61 है। क्या मैं ये मान लूं कि जो बीच वाला भैया होगा वो 61 होगा, मान लेते हैं, क्योंकि विषम संख्याओं का समूह है, तो मेरे भाई क्या 2 जोड़ दें इसमें तो 63 हो जाएगा, ये भी इसका 61 का। क्या इसमें फिर से हम अगर 2 जोड़ दे तो 65 हो जाएगा, फिर से अगर 2 घटा दे मेरे भाई, बीवी औसत है, आगे जाओ और पीछे जाओ बराबर जाएंगे तो 59 हो जाएगा, फिर से 2 घटा देंगे तो मेरे भाई 57 हो जाएगा। अब हमें चेक करने के लिए क्या हमारा औसत 61 ही आएगा, तो चेक करना क्या है कि इन दोनों अंतिम और पहले अक्षर को जोड़कर आधा कर देना, आपको 61 मिलेगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो मेरे भाई, 65 सबसे बड़ी संख्या होगी, बी। आंसर आपका बी बिल्कुल सही होगा। अगर वो क्वेश्चन में कहता कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तो आप क्या कहते, 57। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? और अगर नहीं आया तो मेरे भाई कमेंट में कर देना, भैया हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आया। पूरी औसत की कई सारी क्लासेस अपलोड करा दूंगा मेरे भाई, चिंता ना करना, एक एक क्लास अपलोड करा कर दूंगा, भरोसा रखना अपने भाई पर। चलिए मेरे भाई आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखिए भैया, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है मेरे भाई, उन संख्याओं का योग 96 है मेरे भाई। उन्होंने कहा है कि छोटी संख्या ज्ञात करो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। भैया दोनों संख्याओं का योग है ना, तो दोनों अंकों का भी योग कर दो 8। मेरे भाई 8 की वैल्यू 96 दी है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 12 आएगी। छोटी संख्या कौन सी है, 3 है, तो 12 3 36 हो जाएगा मेरे भाई। और बड़ी संख्या कौन सी है, 5 है, 12 पंजे 60 हो जाएगा मेरे भाई। अब वो छोटी पूछे बड़ी पूछे, आपको आंसर दे देंगे कितना से, 36। कोई दिक्कत है मेरे भाई इस सवाल में? समझ में आई कहानी? पक्की बात है? तो आगे चले मेरे भाई, ठीक है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अगर प्रैक्टिस सेट में वाकई में मजा आ रहा है मेरे भाई, लग रहा है कि हाँ भाई हमने मेहनत करी है, तो मेरे भाई लाइक कर देना और अपने स्टेटस पे इस स्टोरी को लगाकर, मेरे चैनल के इस वीडियो को लगाकर नीचे लिखना कि मेरे भाई का यूट्यूब चैनल है। प्लीज सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और लाइक शेयर भी करें अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है मेरे भाई। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ए एक कार्य को 12 दिनों में,
हमारे पास एक भैया है, वो एक कार्य को 12 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। बी भैया उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे मेरे भाई? दोनों, कल भी बताया था, दोनों का एलसीएम निकालना। एलसीएम कितना आ गया? 36 आ गया। 12 तिया 36, 18 दूनी 36 मेरे भाई। कोई दिक्कत? ये होता है मेरे भाई टोटल वर्क, ये होती है इनकी एफिशिएंसी, क्षमता। एक दिन में एक व्यक्ति के काम करने की क्षमता, कि भैया एक व्यक्ति एक दिन में 3 काम करता है, बी व्यक्ति एक दिन में 2 काम करता है, टोटल काम है 36 मेरे भाई। दोनों मिलकर एक दिन में करेंगे 5 काम। तो उसने कहा है कि दोनों मिलकर 36 काम को कितने दिन में करेंगे? तो 5 सत्ते 35, 1/5। क्या मेरे भाई 7 सही 1/5 आया? क्या मेरे भाई 7 सही 1/5 आया? 1/5 1/2 होता है तो मेरे भाई आधा होता है, 1/2 होता है तो मेरे भाई 0.5 होता है, 1/4 होता है तो मेरे भाई 0.25 होता है, 1/4 होता है तो मेरे भाई 0.24 होता है, सॉरी 25 होता है। तो मेरे भाई जरा देखकर बताइए क्या इनमें से कौन सा आंसर आपको लगता है कि हाँ भाई ये होगा? 1/5 का मतलब मेरे भाई 7.2 डेज होगा, 7.2 डेज होगा मेरे भाई। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया मेरे भाई? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। देखिए करने की कोशिश कीजिए, क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाते हैं? चलिए कोई बात नहीं, हम करते हैं मेरे भाई। 150 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है। इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। किलोमीटर प्रति घंटा, भैया हमें सबसे पहले इसकी चाल निकाल लेते हैं। मैंने आपको कल भी इसका फॉर्मूला बताया था, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या मेरे भाई इस फॉर्मूले से आप संतुष्ट हैं? ठीक, दूरी आती है मेरे भाई, देखिए ध्यान रखना, अगर कोई ट्रेन खुद को एक व्यक्ति को पार करे, एक खंबे को पार करे या किसी निर्जीव वस्तु को पार करे, तो वह अपनी ही लंबाई चलती है, तो वह अपनी ही लंबाई चलेगी मेरे भाई। तो वो खंबे को पार कर रही है तो वह अपनी ही लंबाई को पार कर रही है, तो दूरी का मतलब वो 150 मीटर को पार कर रही है। कितनी देर में? 15 सेकंड में पार कर रही है मेरे भाई। कितना आ जाता है? 10 मीटर प्रति सेकंड। गाड़ी की स्पीड आती है मीटर प्रति सेकंड, हमें ऑप्शन नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि भैया उसने क्वेश्चन में कहा है किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए आपको 18/5 से गुणा करनी पड़ेगी, 18/5 से। इस बात को मैं आपको जब समझाऊंगा, जब मैं पूरा चैप्टर अच्छे से समझाऊंगा आपको। 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 मेरे भाई, 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया मेरे भाई। स्पीड कितनी आ गई मेरे भाई? 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आई है मेरे भाई। किसी को इस क्वेश्चन में अभी तक कोई डाउट है तो ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन इन क्वेश्चनों में हम हमेशा अटक जाते हैं, हम भटक जाते हैं, हम सोचते हैं हम करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहां। चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन बोला गया है कि भैया हमें एक वैल्यू दी हुई है x प्लस 1/x की वैल्यू 5 दी हुई है। उन्होंने हमें फाइंड करने के लिए बोला है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो। ठीक, करना कुछ नहीं, आपको स्क्वायर करना आता है, वर्ग करना आता है, तो आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अगर आपको बीजगणित का a प्लस b का स्क्वायर का फॉर्मूला आता है तो आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं आता तो मेरे भाई वीडियो को अब भी छोड़कर चले जाना, कोई मतलब नहीं बनता आपका कंपटीशन में।
कंपटीशन में सिर्फ मतलब उनका बनता है जिसका बेसिक पक्का हो, और ये तो बेसिक से भी नीचे के क्वेश्चन है। अभी बेसिक से नीचे के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं मेरे भाई। आने वाले समय में इतने एडवांस लेवल के मेंस के क्वेश्चन कराए जाएंगे, उन्हें आप देखकर डर जाओगे मेरे भाई। देख पक्का करके आना। पक्का भी कौन कराएगा, मैं कराऊंगा। तो मन बनाकर आना कि हाँ जी हम पढ़ेंगे तो दीपांशु सर से पढ़ेंगे, दीपांशु भैया से पढ़ेंगे। ठीक है मेरे भाई। दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो मेरे भाई 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 5 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है मेरे भाई यहाँ तक की कहानी? चलिए स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे मेरे भाई। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इज इक्वल टू 25। मेरे भाई x से x कट गया, बचा क्या? 2। 2 को पक्षांतर कराएंगे मेरे भाई। यहां से क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 2, यानी कि मेरे भाई 23 आपका आंसर। कितना आ गया मेरे भाई? 23 आपका आंसर आ गया। कुछ नहीं था, आपको बस अगर फॉर्मूला पता है तो आपको पता होना चाहिए 5 का स्क्वायर करके -2 कर दो, इसका फॉर्मूला होता है। सारे फॉर्मूले आपको माइंड में सेव करने पड़ेंगे। अगर एसएससी की तैयारी करने जा रहे हैं अब तो भैया 15 मिनट में 25 क्वेश्चनों का मामला कर दिया है। अगर आपको 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं तो मेरे भाई आपके दिमाग में सारे फॉर्मूले एज इट इज रटे हुए होने चाहिए, दिमाग के अंदर बैठे हुए होने चाहिए। और बैठे नहीं रहे, जब समय आए तो धड़ाक से खड़े हो जाए कि हाँ जी हमें तैयार, चलो क्वेश्चन करते हैं। और मिनटों में क्वेश्चन होने, सेकंडों में क्वेश्चन होने चाहिए, जब जाके आप 15 मिनट में 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए मेरे भाई बिल्कुल सेम पीछे वाले का ही भैया है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है मेरे भाई। क्वेश्चन क्या बोला गया है? उसने कहा है कि a प्लस बी की वैल्यू 7 है, a b की वैल्यू यानी कि a मल्टीप्लाई b की वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू क्या होगी? मेरे भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्वेश्चन को देखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए। यहाँ वहां की तो बातें ही ना करते, सीधा क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। हम कह सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मेरे भाई इसकी वैल्यू पूछी गई है, a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है आपको 7, तो क्या ये 7 का स्क्वायर कर दे मेरे भाई? यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए बी की वैल्यू क्या मेरे हिसाब से भाई 12 दे रखी है। क्या 7 का स्क्वायर 49 होता है? क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 20 सॉरी क्या प्लस 24 होता है? क्या इसको पक्षांतर करा दिया जाए मेरे भाई तो 49 में से 24 को घटा दिया जाए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या इन दोनों को एडजस्ट करने के बाद में 25 आएगा या नहीं आएगा मेरे भाई? तो आपका आंसर क्या बी हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। अगर आप पे कैलकुलेशन में भी नहीं आ रहा है तो मेरे भाई बहुत बड़ी चिंता का विषय है, बहुत बड़ा चिंता का विषय। लेकिन कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं कर सकता हूं, अगर मन में संकल्प बनाया हुआ है तो वो चिंता का विषय नहीं है, वह विषय है आपकी हिम्मत का। आप हिम्मत दिखाइए और आगे बढ़ जाइए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम भी हिम्मत दिखाते हैं और 13वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है मेरे भाई, एक त्रिभुज के कोण कितने हैं मेरे भाई? 2:3:4 के अनुपात में है। सबसे बड़ा कोण ज्ञात करो। क्या मेरे भाई आपको कुछ पता है कि त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग 180 होता है? पता है? त्रिभुज के अगर 3 अंत्य कोण है तो इनका योग 180 होता है, क्या आपको पता है? क्या त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग 180 होता है, आपको पता है या नहीं पता? तो याद रखना, अगर पता नहीं है त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग 180 होता है, उनका अनुपात दिया हुआ है, तो इनको भी अगर मैं जोड़ दूं तो 5 3 9, तो 9 की वैल्यू क्या उनने 180 दी है या नहीं? क्या 1 की वैल्यू 20 आएगी या नहीं? उनने क्या पूछा है? सबसे बड़ा कोण, इनमें से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है मेरे भाई? 4 है या नहीं? सबकी वैल्यू निकाल लो मेरे भाई। 2:3:4, क्या सबकी वैल्यू निकालेंगे मेरे भाई? 40 आ जाएगा मेरे भाई।
60 आ जाएगा मेरे भाई, 80 आ जाएगा मेरे भाई। तो सबसे बड़ा अनुपात कौन सा होगा मेरे भाई, 80 डिग्री होगा या नहीं होगा मेरे भाई, भाई होगा या नहीं होगा। तो आगे की तरफ चले मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं मेरे भाई। पहले ये बताइए ईमानदारी से, क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया, क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्या बोला गया है, एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। होना चाहिए, सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए मेरे भाई। जिसको फॉर्मूला याद है मेरे भाई, वो क्वेश्चन चुटकी बजाते कर देगा। मुझे खूब अच्छे से पता है और आपको भी पता होना चाहिए कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो मेरे भाई पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है मेरे भाई, पाई आर स्क्वायर होता है। आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है। आगे चलते हैं मेरे भाई, पाई आर स्क्वायर होता है बेटा, आर की वैल्यू कितनी देकर चल रहा है, वो 7 देकर चल रहा है। आर बराबर कितना होता है मेरे भाई, 7 होता है। पाई की वैल्यू कितनी है, 22 है, तो 22/7 गुणा 7 का स्क्वायर मेरे भाई। क्या हम कह सकते हैं कि एक पावर से पावर कट गई, तो क्या मैं 22 गुणा 7 कर सकता हूं मेरे भाई? 7 दूनी 14 का 4 का हासिल लगा, एक 7 दूनी 14 और एक 15। क्या 154 इसका आंसर होगा या नहीं होगा मेरे भाई? क्या 154 इसका आंसर है या नहीं है मेरे भाई? तो अब आपको कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? ठीक है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात करो। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, मेरे भाई घन का आयतन क्या होता है, जरा बताएंगे कोई? घन का आयतन क्या होता है, कोई बताएगा मेरे भाई? घन का आयतन बताएंगे मेरे भाई। पहले घन क्या होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये तीनों चीजें बराबर होती हैं, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीजें बराबर होती हैं। तो मेरे भाई अगर घन का क्षेत्रफल निकालना है तो घन का क्षेत्रफल होगा एक ही क्यूब होगा मेरे भाई। क्या होगा, एक ही क्यूब होगा। तो मेरे भाई 6 की क्यूब कर दो, क्योंकि एक भुजा दी हुई है, तो 6 की क्यूब कितना होता है मेरे भाई, 200 होता है मेरे भाई। तो आपका आंसर सी। मेरे भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चल, क्वेश्चन नंबर 16। मेरे भाई जिसकी ट्रिगोनोमेट्री अच्छी नहीं है वो इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं कर सकता। अगर आपको साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक इनकी वैल्यूज के बारे में याद ही नहीं है, इनकी वैल्यूज होती क्या है, तो मेरे भाई आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कि मैं आपसे बात करता हूं, अगर मैं आपसे कहूं कि साइन 0 की वैल्यू, 30 की वैल्यू, 45 की वैल्यू, 60 की वैल्यू और 90 की वैल्यू, इनकी वैल्यूज क्या है, कोस की वैल्यू क्या है, तो जब तक आपको इनकी वैल्यू याद नहीं होगी, इनके मान ज्ञात नहीं होंगे, याद नहीं होंगे, तो भैया आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। मेरे भाई साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब जस्ट उल्टा इनका होता है कोस का, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, कोस 90 की वैल्यू होती है 0। तो मेरे भाई उम्मीद करता हूं कि ये वैल्यूज आपको आगे से याद रहेंगी। अगर आपको इनके मान याद नहीं है तो मेरे भाई आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो मेरे भाई कोस साइन और कोस की तो वैल्यू आपको 100% याद होनी चाहिए, बाकियों को इन दो वैल्यूज से याद फाइंड आउट कर सकते हैं। बस आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलेज का ज्ञान होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को देख करके कि मेरे भाई कोस साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू होती है मेरे भाई 1/2, 1/2 जमा कोस 60, मेरे भाई कोस 60 की वैल्यू होती है मेरे भाई 1/2,
क्या मेरे भाई 1/2 एक होता है या नहीं होता मेरे भाई? 1/2 यानी कि आधा और आधा एक होता है या नहीं मेरे भाई? तो मेरे भाई आपको समझ में आया या नहीं? कमेंट में जरूर बताना कि हाँ भैया हमें समझ आ गया, आपका पढ़ाना हमारे समझ आ गया भैया। ठीक है मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना, वैल्यूज को जरूर याद कर लेना मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जो देखने में आपको शायद लग रहा होगा खतरा, पर ऐसा कुछ नहीं है। हमको 10 की वैल्यू दी हुई है, सेक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 10 की वैल्यू दी है, सेक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बस सारा खेल फॉर्मूले का है, सारा का सारा खेल फॉर्मूले का है। बाकी मैं आपको फॉर्मूले से हट के एक चीज और बताना चाहूंगा मेरे, ये याद करना जरा एक बार, एल ए एल बटे के कर्ण होता है साइन के लिए, आधार बटे कर्ण होता है कोस के लिए, लंब बटे आधार होता है टेन के लिए, आधार बटे लंब होता है कोट के लिए, ये सेक के लिए और ये कोसेक के लिए। ये 6 फॉर्मूले बनते हैं मेरे भाई। आपको टेन थीटा की वैल्यू दी हुई है 1/3/4, टेन थीटा की वैल्यू 3/4 दी है मेरे भाई। क्या दी हुई है? 3/4। क्या मैं इस बात को बोल सकता हूं टेन के लिए होता है मेरे भाई लंब बटे आधार? क्या आपको पाइथागोरस प्रमेय आती है? ये लंब 3 और आधार 4। क्या आपको ट्रिपलेट याद है मेरे भाई? ट्रिपलेट होता है 3 4 5। मेरे भाई ट्रिपलेट आपको 100% याद होने चाहिए। अगर ट्रिपलेट याद नहीं है तो मेरे भाई क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। मेरे भाई वैल्यू पूछी है सेक थीटा की, तो सेक थीटा होता है हमारा, सेक थीटा होता है हमारा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। मेरे भाई कर्ण ये रहा, आधार ये रहा, तो क्या इसकी वैल्यू 5/4 हो जाएगी मेरे भाई? क्या इसकी वैल्यू 5/4 हो जाएगी मेरे भाई? क्या इसकी वैल्यू 5/4 हो जाएगी मेरे भाई? तो उम्मीद कर सकता हूं क्या मेरे भाई कि आपको समझ में आया होगा? उम्मीद कर सकता हूं कि आपको मेरे बात समझ में आई होगी। बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं। तो चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका एक मेथड और होता है, वो आगे चल के बताएंगे, फॉर्मूले पे बेस्ड मेथड है। चलिए आगे चलते। बिल्कुल सेम कल का फॉर्मूला आ गया। मैंने कल आपको बताया था कि इन दोनों का अंतर निकाल करके हम एचसीएफ निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसा मत करना मेरे भाई। सबसे पहले हमें एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हमें हाईएस्ट नंबर पकड़ना है। इनमें सबसे बड़ा नंबर ये होता है, इसका पहाड़ा पढ़ो। क्या उसके पहाड़े में 24 आता है मेरे भाई? नहीं आता, तो आंसर को कैंसिल आउट कर दो। क्या 12 के पहाड़े में 24 आता है? 12 कम 12, 12 दूनी 24 बिल्कुल आता है। 12 या 36 भी आता है। तो मेरे भाई ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 8 के पहाड़े में भी 24 आता है और 8 के पहाड़े में भी 36 आता है। पर हमें वैल्यू चाहिए सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। बात समझ में आई मेरे भाई? ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। फाइंड द एलसीएम। एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समावर्तक निकालना है मेरे भाई। पहले दिखाता हूं वही आपका कॉमन मेथड जो आज तक आप इस्तेमाल करते हुए आए हैं। 8 12 15। मेरे भाई तुम 2 से करते थे 4 बार, 2 से करते थे 6 बार, ये 2 से होगा ही नहीं। 2 से करते थे 2 बार, 2 से करते थे 3 बार, ये 2 से होगा ही नहीं। 2 से करते थे 1 बार, ये 2 से होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। फिर 3 से काटा 1 बार, 3 से काटा 1 बार, 3 से काटा 5 बार मेरे भाई, फिर 5 से काट दिया 1। क्या इसी मेथड को अब से पहले यूज करते आते थे? बिल्कुल हाँ जी भैया, हम इसी मेथड को यूज करते थे। तो क्या मेरे भाई 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंजे 120। क्या मेरे भाई इसका आंसर 120 है? बिल्कुल है। 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, दूनी 120। बिल्कुल है। पर क्या इतना बड़ा, इतना सारा टाइम होगा कि हम 15 मिनट में 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले और इस मेथड का यूज करते रहे? ना, बिल्कुल ना।
मेरे भाई सबसे पहले एलसीएम निकालना है, तो इसका मतलब वो इन सब के पहाड़े में आता होगा। पहाड़ों यानी कि नंबरों का ज्ञान आना आपको बहुत जरूरी है मेरे भाई। नंबरों का ज्ञान नहीं है तो कहानी खत्म हो जाएगी। नंबर सिस्टम नहीं आता तो कहानी खत्म हो जाएगी। तो मेरे भाई क्या मैं इसके टुकड़े कर दूं? क्या इसके टुकड़े 5 और 3 होते हैं? तो यानी कि वह संख्या होगी जो 5 से और 3 से कटती होगी। क्या वह संख्या होगी जो 5 और 3 से कटती होगी? बिल्कुल सर जी। क्या ये जो सबसे बड़ा नंबर है, तो क्या ये 3 से कटता है मेरे भाई? क्या मेरे भाई ये 3 से कटता है मेरे भाई? क्या सच बताना 110 3 से कटता है मेरे भाई? आंसर क्या बचा? 120। समय का खेल है सारा। एलसीएम एचसीएफ हमेशा ऑप्शन से करने की कोशिश करो। जितना आपको पहाड़ों का, जितने आपको टेबल्स का, स्क्वायर का, क्यूब का ज्ञान होगा मेरे भाई, क्वेश्चन उतना उंगलियों पर होगा। क्या आप ईमानदारी से देखिए कि आपने नंबर सिस्टम का यूज करा? क्या 300 के पहाड़, मतलब 3 के पहाड़े में क्या कभी 100 आया है? क्या 3 के पहाड़े में 110 आया है? क्या 3 130 को काट सकता है? नहीं काट सकता, वो काटेगा सिर्फ 120। ऑप्शन को काटो मेरे भाई, इसे करोगे तो सदियां बीत जाएंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है मेरे भाई? एक संख्या में 20% की कमी करने पर 80 प्राप्त होता है। भैया कोई संख्या होगी, मुझे नहीं पता क्या है, पर मैंने कहा 20% कम करके 80 आ जाता है। सबसे पहले तो पहले ये 20 ये जो दे रखा ना, इसी को पढ़ लो। 20% मेरे भाई, 20% का मतलब 20/100 होता है मेरे भाई। क्या 1/5 होता है? मैंने कहा ये बेटा मूल संख्या होती है, मूल, जड़। इसने कहा कि 20% यानी कि ऊपर वाली वो संख्या है जो कम हो गई। तो मेरे भाई क्या वो संख्या 5 में से 1 घटा के 4 बची होगी? उस भैया ने 80 बोला है या नहीं बोला? यानी कि 4 का मतलब 80 बोला गया है या नहीं? क्या 1 का मतलब 20 होगा? हमसे पूछी है 5 की वैल्यू, तो क्या 5 का मतलब 100 होगा या नहीं होगा? बताइए। तो क्या आपका आंसर 100 है या नहीं? क्या इतने आसान क्वेश्चन है कि मेरे भाई बस थोड़ा सा नंबर्स का ज्ञान होना चाहिए और क्वेश्चन चुटकी बजाते ही होते चले जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 21 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। समझ का खेल है सारा। क्या समझ का? इनने बोला है कि 5% लाभ की बजाय 10% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य 45 रुपए की कमी आती है। मेरे भाई मैं एक बात कहता हूं कि जो वस्तु जितने की थी उतने की बेचता तो ना तो प्रॉफिट होता ना लॉस होता। जो वस्तु जितने की थी उतने की ही बेचता तो ना प्रॉफिट होता ना लॉस होता। अभी बोला कि 45 रुपए की कमी आ जाती है। कब आती है? कि जब उसको 5% प्रॉफिट की जगह 10% हानि पर बेचा जाता है। तो क्या मेरे भाई इन दोनों के बीच का डिफरेंस 15% होगा या नहीं होगा? मुझे बस इतना बताओ। जब भी प्रॉफिट और लॉस का दे रखा हो कि उनके बीच में इतने रुपए की कमी हो जाती है या इतने रुपए बढ़ जाते हैं, तो दोनों को जोड़ देना मेरे भाई। तो क्या मेरे भाई 15% की वैल्यू उसने मेरे भाई क्या 45 दी है या नहीं? क्या 1% की वैल्यू क्या मेरे भाई 3 होगी या नहीं होगी? 15 या 45? क्या मेरे भाई 100% की वैल्यू 300 रुपए होगी या नहीं होगी? मेरे भाई जरा बताइए। तो क्या आपका आंसर बी हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? क्योंकि उसने हमसे क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस की मांग करी। बात समझ में आ रही? उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से 22 की तरफ चलते हैं। देखिए मेरे भाई, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन मिला देखने के लिए। 30 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष। 30 छात्र हैं, उन सब की आयु 12 वर्ष। शिक्षक को शामिल करने पर औसत आयु 13 हो जाती है। औसत आयु कितनी हो जाती है मेरे भाई? 13 हो जाती है। उसने कहा है शिक्षक की आयु ज्ञात करो। एक तो वो मेथड है जो ज्यादातर लोग बाग इस्तेमाल करते हैं, जरा समझते हैं मेरे भाई।
30 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है, 12 3 36, यानी कि टोटल उसके अंदर 360 साल का व्यक्ति बैठे हैं, जिनकी टोटल एज, टोटल सबकी एज को जोड़ दिया जाए तो 360 व्यक्ति, मतलब 360 साल का टाइम आता है, सबकी एज को जोड़ दिया जाए। मेरे भाई 31वां मेंबर और आ गया जो टीचर हैं हमारे, और औसत हो गया 13। तो मेरे भाई 13 एकम 13 हासिल लगा 1, और 13 13 13 26 13 39 और 41। मेरे भाई टीचर के आते ही औसत की जो टोटल एज थी वो हो गई मेरे भाई 403 साल। कितना बढ़ गई, जरा मुझे बताने का कष्ट करो मेरे भाई, जरा बताने का कष्ट करो। यहां से बढ़ गई 43 इयर्स, यहां से यहां तक आने में 43 इयर्स बढ़ गई। किसकी वजह से बढ़ी है? वो जो टीचर फालतू आ गया था, सॉरी टीचर का भी फालतू नहीं होते, जो टीचर अलग से आ गए थे हमारे, उनकी एज की वजह से 43 इयर्स के थे वो व्यक्ति। तो आंसर 43 इयर्स। क्या इतना बड़ा मेथड करना चाहेंगे आप? नहीं भैया, इतना तो गुरुजी ना, इतना कहां से करा रहे हो फालतू में, इतना सारा, इतनी कैलकुलेशन ना, कैलकुलेशन आसान। 30 छात्रों की औसत है हमारी 12। मेरे भाई एक टीचर शामिल हुए, औसत हो गया 13। जितने भी बच्चे थे क्या सबकी एक 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 एक, एक, एक साल बढ़ गई होगी, जभी तो औसत 13 हुआ होगा। मेरे भाई 30 के 30 बच्चों की उम्र एक एक साल बढ़ी होगी, तो जभी तो औसत 30 हुआ होगा, और साथ में औसत एक और बढ़ जाता है 13। तो मेरे भाई 43 आंसर होगा या नहीं होगा? सिंपल सी बात है। सब टीचर आए, जब टीचर आए बच्चों के ग्रुप में, तो मेरे भाई सबका औसत एक बढ़ गया, सबका। तो 30 के 30 बच्चों का औसत बढ़ा तो 30 हो गया, और एक टीचर खुद भी है, तो 13 एक्स्ट्रा जो अलग से बैठेगा वो टीचर भी होगा, तो 43 आंसर होगा। चलिए मेरे भाई आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते। मेरे भाई ये आपका अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है। ए अनुपात बी की वैल्यू दी हुई है मेरे भाई 2:3। ऐसी इन्होंने बी अनुपात सी की वैल्यू दी हुई है मेरे भाई 4:5। इन्होंने कहा है फाइंड द रेशियो ए बी सी डी। हमें ए बी सी का रेशियो निकालना है मेरे भाई। देखिए दो तरीके इसके भी मैं आपको बताता हूं, यहां भी बी है, यहां भी बी है। पहले तो आपको एक तरीका यही आता है कि ए बी सी लिखा, आपने ए यहाँ लिखा, बी यहाँ लिखा, फिर ये यहाँ लिखा और ये यहाँ लिख दिया। ये संख्या को यहाँ पर लिख दीजिए और ये संख्या को यहाँ लिख दीजिए। मेरे भाई गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15। तो मेरे भाई नया औसत तो बन गया 8 12 15, 8 12 15, ओ सॉरी 8 12 15। ऐसे करें या फिर हटाओ इसको, या फिर मेरे भाई दोनों तरफ बी और बी दिया हुआ है, इधर बी है 4, इधर बी है 3, तो क्या मैं इसके अंदर 4 की गुणा और इसके अंदर 3 की गुणा कर दूं? तो जब मैं इसके अंदर 4 की गुणा करूंगा तो यहाँ भी 12 और बेटा यहाँ पे भी 12 है, तो यानी कि 4 दूनी 8, और मेरे भाई दोनों तरफ से 12 और 5 तिया 15। क्या ये आसान तरीका लगेगा मेरे भाई? ठीक है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। वाह वाह, कितना प्यारा सा आसान सा क्वेश्चन है। इनने कहा कि 12,000 रुपए को ए और बी के बीच में 5:7 के अनुपात में बांटा जाता है, तो बी का हिस्सा ज्ञात करो। मेरे भाई इससे ज्यादा आसान, मेरे को पता है कि 5:7 में बांटा गया है, दोनों को मिले होंगे 12 रुपए। उन्होंने कितने बोले हैं? 12,000 रुपए। मेरे भाई 12 रुपए मिले होंगे, उन्होंने बोले 12,000 रुपए, तो कुल मिलाकर एक की वैल्यू आ गई 1,000। किसकी वैल्यू पूछी है मेरे भाई? बी की पूछी है, तो 7 का हिस्सा पूछा है, तो 7 का हिस्सा हो जाएगा 7,000 और ए का हिस्सा हो जाएगा 5,000। क्या ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन है मेरे भाई? देखिएगा 7,000 आपका आंसर हो गया। चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन, और आज के सेट का अंतिम क्वेश्चन, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। चलिए क्या बोला गया कि एक नाव धारा के विपरीत दिशा 24 किलोमीटर 6 घंटे में तय करती है। चार धारा के विपरीत जा रही है,
तो यहाँ पर ए की तो हमने नाव की स्पीड ली, बी हमने विंड यानी कि धारा की दिशा ली, दोनों को घटा देंगे तो धारा के विपरीत जाएगी, और अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो वो धारा के साथ जाएगी। तो ये धारा की चाल है। चाल बराबर क्या होता है मेरे भाई, दूरी बटे समय। तो 6 चौक 24 यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरे भाई उसने बोला धारा के अनुकूल वापसी में यानी कि धारा के साथ साथ जा रहा है मेरे भाई। तो 4 घंटे में 24 किलोमीटर जाता है, तो 24 किलोमीटर 4 घंटे में गया, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24 यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरे भाई धारा के साथ उसकी स्पीड, धारा के विपरीत उसकी स्पीड ये थी, या धारा के साथ उसकी स्पीड ये थी? बेटा जोड़ के आधा कर दो, जोड़ के आधा कर दो 5, घटा के आधा कर दो मेरे भाई 1, जोड़ के आधा घटा के आधा। मेरे भाई ए और बी स्पीड आई। अब इसमें नाव की कौन सी है, धारा की कौन सी? मैंने कल भी बताया, हर प्रैक्टिस सेट में ध्यान रखना कि जो तेज चलती है वो नाव होती है, जो मंदी चलती है वो धारा होती है। अगर धारा की स्पीड तेज हो गई तो वो नाव को बहा कर ले जाएगी मेरे भाई। तो धारा यानी कि ये नाव की चाल है और ये हमारी धारा की चाल है। तो मेरे भाई किसकी शांत पूछी है कि शांत जल में नाव की चाल मेरे भाई कितनी होगी? तो मेरे भाई बी यानी कि 5 उसकी चाल होगी। तो मेरे भाई आज का प्रैक्टिस सेट यही खत्म होता है। तो क्या आपको ये 25 क्वेश्चन अच्छे लगे? क्या आपको ये 25 क्वेश्चन पसंद आए? क्या आपको ये 25 क्वेश्चन पसंद आए? तो मेरे भाई अगर आपको 25 क्वेश्चन अच्छे लगे हैं और प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा है और ये 25 प्रैक्टिस से 25 क्वेश्चनों से आपको प्रॉफिट मिला है, तो मेरे भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है ताकि हम आपके लिए और ज्यादा मेहनत कर सके और डेडिकेशन के साथ में आपकी हेल्प कर सके और आपको सक्सेस बना सके। थैंक यू मेरे भाई, मिलते हैं, जय हिंद।